भारत की जो रणनीति रही है ना चीन को तबाह करने की, उसमें अब सबसे बड़ा मदद कर दिया है वियतनाम ने। जानेंगे कि वियतनाम ने भारत के साथ मिलकर ऐसा कौन सा खेल खेला है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या सीसीपी के सेक्रेटरी अब नहीं रहेंगे जिनपिंग, और इसके क्या मायने हैं, कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। जानेंगे क्या जिनपिंग के पंख कुतरे जा रहे हैं और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ताइवान के हार के वजह से तो नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत लगातार चीन को घेर रहा है। ऐसा नहीं है कि चीन ही भारत को लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा है, और चीन को तबाह करने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये है कि आर्थिक तौर पर चीन को तबाह करो। जिस तरीके से चीन बना है उसी तरीके से चीन को तबाह भी करना होगा, और इसके लिए इसके व्यापार को बंद करो। भारत ने व्यापार बंद करने के लिए जहां नीतियां बनानी शुरू कर दी और डिजिटल एप्लीकेशन में बैन लगाने शुरू कर दिए, तो वहां नुकसान तो बढ़ ही रहा था चीन का। लेकिन अभी भी एक ऐसा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में चीन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई टक्कर देने वाला नहीं है और कुछ भी नहीं होगा, और वो है मटेरियल्स का क्षेत्र। बहुत जगह पे आप देखेंगे रॉ मटेरियल देता है चीन, यहाँ तक कि दवाइयों के भी कई रॉ मटेरियल चीन से आते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन उद्योग में कई गुना ज्यादा चीन की तरफ से रॉ मटेरियल दिया जाता है बाकी देशों की तुलना में, और भारत में ये रॉ मटेरियल बहुत बड़ी मात्रा में आता भी है। बात सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, टाइल्स वगैरह की ही करें तो यही चीन से बड़ी संख्या में आयात किया जाता है, और ये आयात बिलियंस डॉलर्स के होते हैं, मतलब कोई कम नहीं। रॉ मटेरियल के साथ साथ टाइल्स और भी तरह के आइटम जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं वो अब तक चीन से आते रहे हैं। भारत चाहता है कि चीन नहीं, चीन के किसी पड़ोसी से लो, और वो पड़ोसी कौन हो, जो चीन का कट्टर वाला दुश्मन हो, और वो पड़ोसी कौन निकला, वियतनाम। वियतनाम के साथ भारत ने कई एमओयू साइन कर लिए हैं, और अब इस एमओयू के तहत वियतनाम भारत को सेरेमिक टाइल्स के अलावे कंस्ट्रक्शन के कई ऐसे आइटम देगा जो आइटम पहले चीन से आ रहा था। वैसे आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो व्यापारिक रिश्ते हैं जो भारत वियतनाम के साथ बना रहा है, जिसके बाद हथियारों के सौदे भी है। इसके अलावे हमने हाल में देखा कि भारत और वियतनाम ने एक दूसरे के बेस को साझा करने के लिए भी एमओयू साइन किया है। यानी जैसा चीन भारत के पड़ोसियों को मिलाकर कर रहा है, वैसा ही अब भारत भी कर रहा है। भारत भी चीन के सारे पड़ोसियों को, जो खास तौर पर चीन के इस वक्त दुश्मन बने बैठे हैं, उसे मिलाकर चीन की रणनीति को मात दे रहा है। और फिलीपींस के बाद ये नया नाम वियतनाम भी जुड़ चुका है। जल्द ही इंडोनेशिया भी जुड़ेगा, क्योंकि इंडोनेशिया के द्वीप पर भी फिर से हलचल मच चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक बार फिर चीनी सेना इंडोनेशिया में धमाल मचाएगी, और इसका फायदा भारत को ही मिलेगा, क्योंकि इसमें एकजुट होने में भारत को बहुत ज्यादा मदद मिली। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन में बिल्कुल हलचल सा मच गया है, और इस हलचल की वजह मानी जा रही है जिनपिंग की नीतियां। बाहर से जो कुछ दिख रहा है, चीन के अंदर वैसा सब कुछ नहीं चल रहा है। चीन ने जिस तरीके से ताइवान मामले को हैंडल किया, खास तौर पर जिनपिंग की बात करें, जिनपिंग ने हवा में बहुत कुछ बोल दिया, और जिनपिंग ने इसलिए कह दिया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अपने पेलोसी की यात्रा को कैंसिल कर देगा। बाइडेन ने कई ऐसे बयान भी दिए थे जिसे देखकर ये लगा था अमेरिका इस प्लान को कैंसिल करेगा, जिसकी वजह से चीन बड़बोलेपन में बहुत कुछ बोल गया, खास तौर पर गोवर टाइम्स। लेकिन एक बात तय है कि गोवर टाइम्स ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है जो चीन की सरकार नहीं चाहती है। चीन की सरकार जो खुद कहना चाहती है वही चीज गोवर टाइम्स कहता है, वरना आज
आज के दिनों में गोबर टाइम्स का अस्तित्व ही नहीं रहता। गोबर टाइम्स ने उस वक्त कहा था नैन्सी पेलोसी के विमान को मारकर गिरा दिया जाएगा, लेकिन खबरें ये निकल कर आई कि नैन्सी पेलोसी का विमान तो मारकर नहीं गिराया गया, बल्कि जो चीनी फाइटर जेट थे उनको जैम कर दिया गया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जैम कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमजोरी को बता रहा है। और हुआ ठीक इसका उल्टा। अब चीनी जनता सवाल पूछ रही है, यानी ताइवान मामले में चीन यहाँ पर पिछड़ता हुआ दिख रहा है। उसके अलावे चीन की जनता इसलिए भी गुस्से में है क्योंकि जो जीरो कोविड की नीति का पालन किया जिनपिंग ने, उसके तहत उद्योग वगैरह बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, लोग घरों में बैठ चुके हैं, अब बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई है। ऊपर से जिनपिंग का भाग्य सही नहीं है। कहते हैं ना, कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। वही हाल जिनपिंग के साथ हो गया है। जिनपिंग ने ये सारी नीतियां लागू की, लेकिन ये सारी नीतियां उल्टा पड़ गई। उल्टा इसलिए पड़ गई कि प्रकृति का कहर भी उसके ऊपर टूट पड़ा, और प्रकृति के इस कहर ने जिनपिंग को और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। जिस तरीके का सूखा अभी पड़ा हुआ है, उस सूखे ने हीट वेव ने मजबूर कर दिया है कि चीन की अधिकतर फैक्ट्रियां बंद हो। और इन फैक्ट्रियों में कोई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, एप्पल इंटेल जैसी फैक्ट्रियां हैं। चीन की सबसे बड़ी नदी सूख चुकी है और बिजली के स्रोत भी कम हो चुके हैं। ब्लैकआउट कई जगह पे हो रहा है, जिसकी वजह से ये फैक्ट्रियां बंद है। अब ये सब कुछ कम था कि जिनपिंग ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो गलती कर दी एप्पल के ऊपर दबाव बनाकर कि एप्पल मेड इन ताइवान न लिख के मेड इन चाइना लिखे। असर ये हुआ कि एप्पल वहां से भागा और आईफोन 14 का अब यहाँ पर निर्माण होगा, जो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और चीन के लिए ये बहुत बड़ी हार है। इन सब घटनाक्रम के बीच में जिनपिंग की लोकप्रियता न सिर्फ उनके देश में घट रही है, बल्कि उनकी पार्टी में भी घट रही है। और पार्टी यही मान रही है कि ये सब कुछ हो रहा है जिनपिंग की नीतियों की वजह से। इस वक्त एक विलेन के तौर पर दुनिया के सामने चीन खड़ा हो गया है, और इस विलेन होने की वजह से इसे अब नहीं मिल रहे हैं उस तरीके के व्यापारिक रिस्पॉन्स जो पहले कभी मिला करते थे। हालांकि चीन ने बहुत जल्दबाजी दिखा दी, और चीन ने मजबूत होने से पहले ही एक नहीं कई दुश्मन खड़े कर लिए, और इन सब के पीछे माना जा रहा है जिनपिंग की नीतियां, जिसकी वजह से जहां ली एक तरफ सामने आ रहे हैं तो वहीं हु चुनाव भी सामने आ रहे हैं। पर इन सब में अब कहा यह जा रहा है कि सीसीपी का सेक्रेटरी यानी सीसीपी के मालिक होने का हक जिनपिंग से छिन जाएगा। अगर किसी तरीके से ये राष्ट्रपति बन भी जाते हैं तो यहाँ अब दो शासन होगा, एक राष्ट्रपति होगा और दूसरा सीसीपी का अलग मालिक होगा। अब सीसीपी का जो मालिक होगा उसके हाथ में आप समझ लीजिए, कम्युनिस्ट में यही होता है कि नीतियां एक रहती हैं और जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वही मेन पावर में होता है। यानी कि राष्ट्रपति जिनपिंग के ऊपर लगाम कसने की तैयारी में है सीसीपी। लेकिन इससे क्या भारत या क्षेत्रीय देशों को फायदा होगा? तो आपको बता दें, भारत या क्षेत्रीय देशों को फायदा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कम्युनिस्ट में चाहे कोई भी रहे, उनका मेन मकसद होता है आक्रामकता और विस्तारवादी नीति। वैसे आपको क्या लगता है, इससे कुछ बदलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।